अब तो हम लोग 11th क्लास पढ़ने के लायक हो गए सब लोग, है ना? अभी तक तो तैयारी चल रही थी क्लास 11th की फिजिक्स पढ़ने की, अब आप लोग लायक हो गए हो क्लास 11th की फिजिक्स पढ़ने के। अब पूरा पूरी आपको फिजिक्स में बिना हिचक के समझा पाऊंगा, कहीं पे मेरे को अपनी लैंग्वेज कंट्रोल नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, इतना सीख लिया ना सब लोगों ने? यस सर। आपका जो एक्सरसाइज शेयर्ड है ऐप पे, वो मॉड्यूल सॉल्व किया, एक्सरसाइज सॉल्व की? नो सर। कर लो भाई, मैथमेटिकल टूल्स की शीट एक्सरसाइज शेयर्ड है ना आपकी मैथमेटिकल टूल्स की? यस सर, बट किए नहीं। हाँ सर, कल कर लेंगे। कल कर लो, छोटा सा एक्सरसाइज है, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं है, बाकी चैप्टर्स में इससे बहुत बड़ी एक्सरसाइज होंगी। ठीक है, ओके सर। ओके, ठीक है फिर। तो हम लोग पढ़ क्या रहे थे इससे पहले? मोशन शुरू कर चुके थे ना हम लोग? हाँ सर। मोशन में हम लोग न्यूटन इक्वेशन पढ़ चुके थे, है ना? यस सर। उसके एप्लीकेशंस देख रहे थे, है ना? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे पहुंच चुके थे कि नहीं पहुंचे थे? बोलो बेटा, बहुत पहले हुई थी क्लास, आपको पता होगा ना मैंने कहां तक पढ़ाया है। सर हम लोग वो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड को सब का डिफरेंस। अच्छा, उसके अलावा हमने v इज इक्वल टू यू प्लस 80, s इक्वल टू t प्लस हाफ 80, इस पर आपको कोई क्वेश्चन नहीं किया था? सेम इक्वेशंस, लास्ट एकदम इक्वेशंस हुआ था। क्वेश्चंस हुआ था, उन पे क्वेश्चंस नहीं हुए थे। बस वही लास्ट क्वेश्चंस। सर उसके बाद आपने इंटीग्रेशन के लिए बोला 2 क्लास लगेगी, फिर आपने प्रैक्टिस शीट। अच्छा, प्रैक्टिस शीट में मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, वैसे क्वेश्चन नहीं कराए, है ना? यस ये भी नहीं बताया कि फॉर्मूले कब कब कौन से फॉर्मूले यूज करते हैं वगैरह, कुछ नहीं कराया। नहीं सर, वो बता दिया था, यस सर, वो हो गया था। तो आप में से कितने लोगों ने प्रैक्टिस सेशन अटेंड नहीं किया? काफी लोगों ने मिस किया था, मुझे मालूम है। कितने लोगों ने अटेंड नहीं किया? सर हम पहला पार्ट किए थे और दूसरा पार्ट में नहीं आ पाए। सर हम भी पहला किए थे बट दूसरा में नहीं आ पाए थे। अच्छा, एक्चुअली उस प्रैक्टिस सेशन में मैंने उन फॉर्मूलों को कैसे यूज करते हैं तो पूरा करवा ही दिया, यस पूरा करवा दिया है। ठीक है, फिर भी मैं कुछ, देखो बेसिक वाले तो आपको पता ही है ना, बेसिक वाले सबको आते हैं। तो क्या करना है, अपनी इक्वेशन लिखनी है। अच्छा, मैंने एस एन एच भी तो पढ़ा दिया था आप लोगों को, नहीं पढ़ाया था? यस सर। पढ़ा दिया, ओके। तो आपको क्या करना था, मैंने क्या बताया था? डायग्राम बनाना है, स्टेप 1। डायग्राम बनाने का क्या करना है? साइन कन्वेंशन डिसाइड करना है। साइन कन्वेंशन का क्या करना है? जो डेटा गिवन है उसको साइन कन्वेंशन के साथ लिखना है। फिर क्या करना है? इक्वेशन चूज करनी है, इक्वेशन को सॉल्व करना है, आंसर निकालना है। यही था ना प्रोसेस पूरा का पूरा? यही था कि कुछ और था इसमें? कोई एक्स्ट्रा स्टेप थी क्या? यस सर। यही थी, है ना? तो इस पे मैं एक आधे और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवा देता हूँ, ठीक है? इसमें तो कोई तकलीफ नहीं किसी को भी। तब मैं थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन ही, अच्छा वो मैं शायद करवा चुका हूँ पहले, जो मैं दिमाग में क्वेश्चन है वो मैं पहले करा चुका, मेरे को कुछ नया सोचना पड़ेगा। देखो, इस बॉल को हमने ऊपर फेंका है, रूफ की हाइट है 80 मीटर्स, हमने बॉल को फेंका है विद वेलोसिटी लेट्स से 30 मीटर्स पर सेकंड, नहीं, हाँ 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हमें क्या बताना है कि इस पूरे पाथ के दौरान डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा। बताइए। सॉल्व करिए जल्दी जल्दी। सर 130।
कितना? सर 190 प्लस 80 सर 170। ठीक, क्या करेंगे इसमें? देखो ध्यान दो, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल निकालने का जो पार्ट होता है ना बेटा, वो हमेशा ही डिस्प्लेसमेंट वगैरह निकालने के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा चैलेंजिंग होता है हमेशा। तो इसको क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है? क्या हो रहा है? हाँ, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट चाहिए था, राइट? यस इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट चाहिए होता है, राइट? और तो कुछ चाहिए नहीं होता है डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल निकालने के लिए क्या चाहिए? टोटल पार्ट। हमें पूरा पाथ समझना होगा कि पार्टिकल कैसे कैसे मूव किया। अब यहाँ तो बहुत सिंपल सा केस है कि बॉल को ऊपर फेंका तो बॉल ऊपर जाके नीचे आएगी, राइट? तो डिस्टेंस ट्रेवल निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? आपको ये वाली हाइट भी निकालनी पड़ेगी, ये वाली हाइट भी निकालनी पड़ेगी, और इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, है ना? यस हमको यहीं तक की हाइट क्यों निकालनी है? कौन सा पॉइंट क्रिटिकल है? तो जहां पर वेलोसिटी 0 हो जाए वो वाला पॉइंट क्रिटिकल है। ओके बेटा, है ना? यस सो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्या बोलेंगे? अपवर्ड मोशन सॉल्व करेंगे पहले। अपवर्ड मोशन के लिए क्या बोलेंगे बेटा? आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? मैंने ऊपर की तरफ प्लस ले रखा है, नीचे की तरफ माइनस ले रखा है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? प्लस 30 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन Yes, कितना है? जी है नीचे की तरफ, मतलब -10 लिख दे रहा हूं उसे, है ना? फाइनल वेलोसिटी 0 है। मैं डिस्प्लेसमेंट इन अपवर्ड डायरेक्शन निकालना चाहता हूं, ठीक है? कौन सी इक्वेशन लगाओगे? v square minus v square equal to v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इससे आपका आ जाएगा u अप, सॉरी s अप होगा ना, s up minus 45 plus 45। s अप इज इक्वल टू 45 मीटर्स। मतलब कितना ऊपर गया? ये 45 मीटर ऊपर गया। तो नीचे कितना जाएगा? 45 45 प्लस 80 दैट इज इक्वल टू 125 मीटर्स। दिस मीन्स डिस्टेंस कितना हो जाएगा? देखो डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, अगर ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे नेगेटिव हो जाएगा। दोनों को ऐड करोगे तो प्लस 45 माइनस 125 करके -80 कर दोगे, राइट? बट डिस्टेंस ट्रेवल में क्या होगा? ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव है। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा? 45 प्लस 125 दैट इज इक्वल टू 170 मीटर। समझ में आई बात? yes कोई दिक्कत है इसमें? आगे बढ़े फिर। सर एक्सेलरेशन कैसे है? बेटा ग्रेविटी का एक्सेलेरेशन है ना नीचे की तरफ। कितना होता है ग्रेविटी? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने बताया आपको, मेरे क्वेश्चंस में आप जी को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लीजिए। ऑल्दो अब आप इतने बड़े हो गए हो कि मैं आपको थोड़ा बहुत चीजें बता पाऊँ। मान लीजिए आपके जो नंबर्स दे रखे हैं वो 4.9 दे रखे हैं, 14.7 दे रखे हैं, 24.5 दे रखा है, 49 दे रखा है, 98 दे रखा है। इस तरीके के अगर नंबर्स हैं तो कैलकुलेशन किससे आसान पड़ेगी? जी की वैल्यू किससे आसान पड़ेगी? 9.8 से आसान पड़ेगी, है ना? Yes, sir. और अगर वही नंबर्स 5 दे रखा है, 15 दे रखा है, 25 दे रखा है, 50 दे रखा है, तो क्या किससे आसान पड़ेगा? देखो अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो अगर मेंशन नहीं है अदरवाइज तो हमेशा क्या लोगे? जी की वैल्यू 9.8 लोगे, ओके? बट अगर आप अलग अलग बुक्स की क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो होता क्या है ना बेटा, एक ऑथर ने एक बुक लिखी, उसने अपने सारे क्वेश्चन में जी को 9.8 लिया। दूसरे ऑथर ने बुक लिखी, उसने अपने सारे क्वेश्चन में जी को 10 लिया। तीसरे ऑथर ने भी कुछ ऐसा ही किया। पांचवा ऑथर आया, उसने पहले चारों ऑथर की किताब पढ़ी, उन चारों ऑथर्स के क्वेश्चन उठा के अपने किताब में कॉपी कर डाला, ठीक है?
तो अब किसी में जी की वैल्यू कितनी लेनी, 9.8 लेनी है, किसी में जी की वैल्यू कितनी लेनी है, 10 लेनी है। ठीक है, यस वो कैसे पता चलेगा अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो? इन नंबर्स को देखकर, जिसमें यहाँ 80 दे रखा है ना, तो 10 लिया इसलिए मैंने। ठीक है, और ये आपको विद टाइम आ जाएगा, इसमें जब आप प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, परेशान मत हो। ठीक है, डेसिमल में दिया है अब 9.8 लेंगे। हाँ, डेसिमल में दे रखा हूँ नहीं यार, ये 4.9 के मल्टीपल्स है ना, तब ले रहा हूँ। ठीक है, ये सारे 4.9 के मल्टीपल्स है, चेक कर लो जाओ, और ये सारे 5 के मल्टीपल्स। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो, ये कोई नियम नहीं है, ये इन जनरल आपका क्वेश्चन आपके बुक के आंसर से, आपका आंसर आपके बुक के आंसर से मैच करे, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा ना करनी पड़ जाए, उसके लिए एक तरीका है कि ये समझना कि ऑथर ने भी चीटिंग करी है। ठीक है, ओके बेटा, तो आगे बढ़ता हूं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा? क्या करेंगे, चलो आगे मैं कुछ लोगों को लास्ट जो मैंने प्रैक्टिस सेशन लिया था उसी में कुछ चीज में डाउट आ रहे थे, तो उसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूं। ठीक है, उसमें प्रैक्टिस भी हो जाएगी, डाउट भी क्लियर हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो हमारा है बलून प्रॉब्लम। बलून प्रॉब्लम क्या होता है बेटा? इसका फंडा क्या था? तो इसका फंडा ये था कि अगर आप हॉट एयर बलून में बैठ के जा रहे हो, लेट से ये हॉट एयर बलून ऊपर जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी 5 मीटर्स पर सेकंड से। ठीक है, आप जब ग्राउंड से थोड़ा ऊपर थे, आपने यहां से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया, तो इस जब आप इसको ड्रॉप करोगे तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? ड्रॉप करने का मतलब वेलोसिटी जीरो होता है ना, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर लेकिन इस केस में जीरो नहीं होगा, क्योंकि आपने बलून से ड्रॉप किया है, इसकी वेलोसिटी बलून के हिसाब से जीरो होगी। मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगी, कितनी? 5 मीटर्स पर सेकंड रहेगी। समझ में आई बात, हाँ या ना? तो सर इसमें नेगेटिव स्केल में हुआ था, क्या? तब तो ये नेगेटिव स्केल में होगा, अगर डाउनवर्ड पॉजिटिव ये वो अपनी जगह पर है, वो तो आपके साइन कन्वेंशन बाद में आएंगे ना, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझो फिजिक्स में। मैथ्स में आपको किसको प्लस लेना किसको माइनस लेना तो बात की बात है, पहले फिजिक्स तो समझ लो हो क्या रहा है। अगर आप मूविंग ऑब्जेक्ट से किसी चीज को ड्रॉप करते हो, कहने का मतलब अगर आप ट्रेन से ड्रॉप कर रहे हो किसी चीज को, ट्रेन मूव कर रहा है, लेट से ट्रेन मूव कर रहा है 100 किलोमीटर पर आवर से, और आप इस ट्रेन की खिड़की से एक स्टोन को ड्रॉप कर देते, तो स्टोन सीधे नहीं गिरेगा, स्टोन के पास भी आगे की तरफ वेलोसिटी होगी, कितनी? 100, क्योंकि ट्रेन के साथ जा रहा था ना ये। जब आप ड्रॉप कर रहे हो तो ड्रॉप करने के जस्ट पहले तक तो ट्रेन के साथ जा रहा था ना। और जैसे आपने छोड़ा, क्या हुआ? आपके हाथ से लगने वाला फोर्स, मतलब उसके ऊपर अब कोई फोर्स नहीं लग रहा ड्रॉप करते ही, ग्रेविटी को छोड़ के। तो इसकी वेलोसिटी सडनली चेंज थोड़ा हो जाएगी, ये अभी भी 100 की स्पीड से जाता रहेगा और थोड़ी देर यहां जाके गिरेगा। समझ में आई बात? इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। इस केस में यहां से अगर मूविंग बलून से ड्रॉप करोगे तो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? मूविंग बलून के बराबर हो जाएगी। अगर आप ड्रॉप करने की बजाय बोला जाए आपको कि बलून है, इस बलून जो कि ऊपर जा रहा है, लेट से वेलोसिटी v1 से, आपने यहां खड़े होके बलून के अंदर खड़ा होके इसको वेलोसिटी v2 से फेंका, तो इसका मतलब उसकी एक्चुअल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v1 plus v2 समझ में आई बात?
है ना? मेरे लिए कितना करेगा? क्या? हम लोग को अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 चाहिए तो क्या करें? बात समझो, मान लो बलून जा रहा है ऊपर 2 मीटर पर सेकंड से और आपने बलून के अंदर बैठ के बॉल को ऊपर फेंका 8 मीटर पर सेकंड से, तो बॉल की नेट वेलोसिटी कितनी होगी? 2 + 8 अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना? यस मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी इसके बाद का मोशन तो क्लियर है ना, ये तो ऐसे जाके मूव कर कैसे गिरेगा, ये भी ऐसे जाके मूव कर कैसे गिरेगा। तो आपको ऊपर प्लस लेना ऊपर प्लस लो, नीचे प्लस लेना नीचे प्लस लो। मैंने ऊपर प्लस ले लिया, नीचे माइनस ले लिया, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v1 + v2। इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? -g। और लेट से ये हाइट h से छोड़ा गया है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? ग्राउंड तक पहुंचने तक -h हो जाएगा। समझ में आई बात? यस मेरे को टाइम निकालना है, मैं टाइम निकाल सकता हूँ, फाइनल वेलोसिटी निकालनी, फाइनल वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? ये बलून प्रॉब्लम का बेसिक है कि जिस भी वेलोसिटी से आप ऐड करो उसमें बलून की वेलोसिटी वेक्टर ऐड करना। ध्यान दीजिए, अगर केस ऐसा हो जिसमें ये बलून है, ये बलून ऊपर जा रहा है लेट से 10 मीटर पर सेकंड से, और आपने इसके अंदर खड़े होकर बॉल को नीचे फेंक दिया 20 मीटर पर सेकंड से, तो इसका मतलब बॉल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड। समझ में आई बात? हाँ या ना? आपने इस 20 में ये वाला 10 ऐड किया तो क्या हो गया? 20 + -10। अब आप मान लीजिए नीचे की तरफ प्लस ले रखा है, ऊपर की तरफ माइनस ले रखा है, तो क्या हो जाएगा? +20 + -10 हो जाएगा ना? समझ में आई बात? वेलोसिटी वेक्टर आपका बैलून का ऐड हो जाएगा। अगर किसी मूविंग प्लेटफॉर्म से आप किसी भी चीज को फेंकते हो तो आपके थ्रो करने की वेलोसिटी में उस मूविंग प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। ये ऑब्वियस लग रहा है कि इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत है? चल देखो, ये आपका बलून है, आपको क्वेश्चन में दिया गया कि जो बलून है ये ऊपर जा रहा है विथ वेलोसिटी लेट्स से 10 मीटर पर सेकंड से। जब ये ग्राउंड से 45 मीटर की हाइट पे था, तब काम करो 35 मीटर की हाइट पे था, तो हमने इससे एक बॉल को ऊपर फेंक दिया 20 मीटर पर सेकंड से फ्रॉम बलून। ठीक है, पूछा गया है मैक्सिमम हाइट, डिस्टेंस, फाइनल वेलोसिटी और टाइम। जब तक ये ग्राउंड तक नहीं पहुंचाता तब तक के लिए आपको ये चारों चीजें निकालनी है। ठीक है सर, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम बलून या ग्राउंड होगा? मैक्सिमम हाइट कहां से होगा? खुद ही बता दो। ग्राउंड से लोगे ना, हाइट तो ग्राउंड से मेजर करोगे ना। सर, बलून से भी तो हो सकता है। बलून से कैसे हाइट मेजर कर रहे हो यार? हाइट तो ग्राउंड से मेजर करोगे। मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या हो? कहां से मेजर करते हो हाइट? मैं आपको बोलता हूँ कि एटमॉस्फेयर इतनी हाइट तक है, तो आप बोलोगे सर कहां से? ग्राउंड से कि आईफिल टावर से? ये ऐसा सवाल पूछोगे क्या? सॉल्व करेंगे। जल्दी सॉल्व करिए। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 30 मीटर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा कितना? सर, -10 मीटर पर सेकंड। जी होगा, है ना? ये इनिशियल हाइट कितनी है? 35 मीटर। तो फॉर मैक्सिमम हाइट मतलब हमें सिर्फ यहां तक के मोशन के बारे में बात करनी है ना, यहां तक के मोशन के बारे में बात करनी है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो मैक्सिमम हाइट का मतलब कहां से कहां तक के मोशन के बारे में बात करेंगे?
ए टू बी के बारे में बात करेंगे। क्या होगा ए टू बी के बारे में? इनिशियल वेलोसिटी कितनी बेटा? +30। फाइनल वेलोसिटी कितनी? 0। एक्सेलरेशन कितना नीचे की तरफ है? अच्छा, ऊपर प्लस ले लेते हैं, नीचे माइनस ले लेते हैं, तब ये सब चल रहा है। एक्सेलरेशन कितना? -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना? और हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, राइट? तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। v² = u² + 2s लगा के, तो हमें क्या मिलेगा? सॉल्व कर लो तो कितना आया? यहाँ तक कॉपी करो, सॉल्व करो इसको, जल्दी जल्दी बताओ। 45 - 45 +45 आएगा यार। Yes, sir. ठीक है, विच मीन्स आपकी मैक्सिमम हाइट कितनी हो गई? कितनी हो गई? 35 तो पहले ही थी, 45 और ऊपर चला गया, दैट इज इक्वल टू 80 मीटर्स। ठीक है, यस तो मैक्सिमम हाइट निकल गई, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब बोला डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल भी तुरंत निकाल लेंगे। क्यों? डिस्प्लेसमेंट अप प्लस डिस्प्लेसमेंट डाउन, दैट इज इक्वल टू 45 प्लस 80, दैट इज इक्वल टू 125 मीटर्स। कोई दिक्कत? नो सर No, sir. फाइनल वेलोसिटी के लिए आपको पूरा ए से लेकर सी तक का मोशन कंसीडर करना है। Yes, sir. हम क्या बोलेंगे? इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू +30, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -10, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू कितना? ए से सी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? सर 35 -35। और फाइनल वेलोसिटी बतानी है। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं इसको। यस इसको सॉल्व करोगे तो आपका वेलोसिटी v, आपका आंसर आएगा +-40 मीटर पर सेकंड। कौन सा सिलेक्ट करोगे? सर -40 क्यों? क्योंकि वेलोसिटी नीचे की तरफ है। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी निकल गई 40 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड, है ना? Yes, sir. 3 आंसर आ गए। एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया और एक आंसर ये आ गया। चौथा का टाइम कितना लगेगा? फिर से मोशन कौन सा कंसीडर करेंगे? ए टू सी। बस इसमें एस निकाल, वी निकालने की जगह क्या निकालना है? टी निकालना है ना? Yes, sir. तो फिर से ए टू सी कंसीडर करेंगे, सारे डेटा वही है, टाइम कितना पूछा गया है। तो आप सॉल्व करोगे तो आपका टाइम आ जाएगा कितना? 7 सेकेंड्स। एक आएगा -1 सेकेंड और एक आएगा +7 सेकेंड। तो किसको सिलेक्ट करेंगे? +7 सेकेंड को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, Yes, sir. तो ये चारों आंसर है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes, sir. बात समझो, क्वेश्चन में दिया गया बलून, आपको बलून से मतलब है ही नहीं, आपने बलून का कर लिया। ये क्वेश्चन तो बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं, है ना? ये तो क्लास 9 में भी सॉल्व किया ना ये सब। यस तो बलून से डरना नहीं है। ठीक है, हाँ, किसी ने मुझसे पूछा सर आपने एक क्वेश्चन कराया था बलून प्रॉब्लम में जो हमसे नहीं हुआ, कोई बोला था ना, आपने सॉल्व कराने के बाद भी नहीं बना। तो क्वेश्चन में कैलकुलेशन काफी ज्यादा थी, अच्छा खासा मेहनत था। मैं उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे वापस से एक बार बता देता हूँ, क्वेश्चन समझा के। कैलकुलेशन में भी यहाँ नहीं करने वाला, क्योंकि नंबर्स, मेरे पास डेटा नहीं है उस क्वेश्चन का राइट नाउ। ठीक है, तो वो डेटा अगर मैं अपने मनगढ़ंत बनाऊंगा तो उससे कुछ अलग ही आंसर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा कैलकुलेशन बढ़ फंस सकता है जिसमें कि परेशान हो जाए। ओके बेटा? ये कॉपी हो चुका है ना? क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि एक बलून था शायद, जो जब ग्राउंड से कुछ हाइट पे था, मेरे को याद नहीं नंबर, इसलिए मन से लिख रहा हूँ, शायद 60 मीटर हाइट होगी उसकी, या शायद 65 भी हो सकती है,
मुझे ठीक से मालूम याद नहीं है, ये शायद 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, ये नंबर्स में यूज नहीं करने वाला हूं, ठीक है। तो इससे एक स्टोन ड्रॉप कर दिया गया S1। आफ्टर 2 सेकंड्स दूसरा स्टोन ड्रॉप किया गया S2, ठीक है। एक काम करते हैं, एस से अपन डिस्प्लेसमेंट यूज करते हैं, बॉल ड्रॉप कर देते हैं, अच्छा रहेगा। B1 B2 कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, या शायद इसको एक्सेलरेशन दे रखा था, जो भी दे रखा था मुझे ठीक से याद नहीं है। सर एक्सेलरेशन दे रखा था 2 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन दे रखा था इसका 2 मीटर पर सेकंड इसका, हाँ अब बढ़िया रहेगा। और 2 सेकंड के बाद बॉल B2 ड्रॉप किया गया था, तो सेकंड बॉल को ड्रॉप करने के 1 सेकंड बाद दोनों बॉल्स के बीच में डिस्टेंस बताना था, ठीक है। ये था ना क्वेश्चन। नंबर सही लिखे मैंने कि ऊपर नीचे कर दिए? पर हाइट नहीं दिया, हाइट नहीं की बनता, ओके, हाँ हाइट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्यों दे रहा हूँ, सही बात। मैंने दोनों क्वेश्चन का डेटा शायद मिक्स कर दिया, ठीक है। एक बॉल को ड्रॉप किया, उसके 2 सेकंड बाद दूसरी बॉल को ड्रॉप किया। अच्छा ये भी नहीं दे रखा था शायद, हाँ सिर्फ एक्सेलरेशन की बनता। और सेकंड बॉल को ड्रॉप करने के 1 सेकंड के बाद हमें दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना था, ठीक है। तो चलो डेटा मिल ही गया मेरे को एग्जैक्टली, तो मैं सॉल्व कर देता हूं। तो हम मान लेते हैं कि इस बलून की इनिशियल वेलोसिटी u है, लेट्स से ये आपका t इज इक्वल टू 0 है, ये आपका t इज इक्वल टू 2 है। डिस्टेंस बिटवीन b1 एंड b2 निकालना है एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड। समझ में आई बात? ये क्वेश्चन है, ओके बेटा। सो फॉर b1 हम सीधे सीधे इक्वेशन लिख सकते हैं, क्या? u इज इक्वल टू प्लस यू, ऊपर की तरफ प्लस लिखा है मैंने, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी, डिस्प्लेसमेंट निकाल लूंगा, इसको मैं S1 कहता हूं, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, और मेरे को टाइम पता है कितना, 3 सेकंड्स, है ना? है ना? Yes, sir. So I will have, this means that displacement S1 is equal to ut 3u minus half g into 3 square, that is equal to 3u minus 9g by 2। ये आपका डिस्प्लेसमेंट S1 है, कितना? 3u minus 9g by 2। ये मेरा इक्वेशन 1 है। पहली बॉल का डिस्प्लेसमेंट पता चलेगा कहां से? यहां से, ठीक है। अब अगर B2 के बारे में बात करें तो यहां कहानी कुछ और है। B2 को जब यहां से ड्रॉप किया गया बेटा, तो इसकी वेलोसिटी u नहीं है। क्यों? क्योंकि बलून की वेलोसिटी यहां पहुंचते पहुंचते चेंज हो गई, राइट? आया ना? Yes, sir. सो B2 के लिए मैं क्या बोलूंगा, बॉल 2 के लिए क्या बोलूंगा? अच्छा, इस बलून का नाम भी दे देते हैं B, बॉल 1, बॉल 2 और बलून B। फॉर B2 initial velocity of balloon 2 is basically final velocity of balloon after 2 seconds, है ना? आया ना? यस सर। जो बलून की वेलोसिटी 2 सेकंड के बाद है, वही ना इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी बॉल की, क्योंकि इसको 2 सेकंड के बाद ड्रॉप किया गया, राइट? दिस मीन्स आपका u2 कितना हो जाएगा? u प्लस at, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू 2 सेकंड्स। ये समझ में आई बात सबको? बोलो, आया कि नहीं आया? बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी। यस सर। u2 कितना हो जाएगा? u प्लस 4 हो जाएगा। ओके, इतनी मुश्किल से तो सिर्फ इसका इनिशियल वेलोसिटी में। एक्सेलरेशन कितना है इसका? सर एक्सेलरेशन इसका माइनस जी ही है। इसको टाइम कितना लगा है, मिला है? सिर्फ 1 सेकंड, है ना? इसको 3 सेकंड मिला, लेकिन इसको तो छूटने के बाद 1 ही सेकंड मिला ना। यस।
तो इसका डिस्प्लेसमेंट S2 निकाल सकते हैं क्या सर? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या आएगा S2? कितना आएगा बताइए? आपका आ जाएगा S2 इज इक्वल टू क्या आएगा बताइए? U+4 minus half. U+4 इंटू टी, मतलब टी तो 1 ही है, माइनस हाफ जी इंटू 1 स्क्वायर मतलब G/2। U+4 माइनस G/2 ये हो गया S2। समझ में आया? Yes, sir. पर ध्यान दीजिए, आपका S1 S2 है क्या? ये आपका S1 है, ये आपका S2 है। तो क्या इससे आपको डिस्टेंसेस मिल जाएंगे दोनों बॉल्स के बीच में? नहीं मिलेंगे। आपको एक और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस चाहिए होगा। कौन सा वाला? ये वाला, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बलून इन 2 सेकंड। समझ में आई बात? है ना? बेसिकली क्या हुआ है, बलून ऊपर गया, वहां से सेकंड बॉल ऊपर गई और फर्स्ट बॉल यहीं से ऊपर गई। तो आपका दोनों के बीच डिस्टेंस कैसे आएगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बलून प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड बॉल माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट बॉल, ऐसे निकल आएगा ना? हाँ, है ना? Yes. सो अब बात करेंगे फॉर बलून। बलून के लिए कौन कितने सेकंड है? 2 ही सेकंड, क्योंकि उसका तो मतलब ही नहीं, बॉल दोनों बॉल कांटेक्ट छोड़ चुकी है। इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू प्लस यू, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बलून निकालना है और आपको टाइम पता है कितना? 2 सेकंड्स, राइट? आया ना? तो मतलब क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बलून इज इक्वल टू यू टी, तो यू प्लस यू इंटू 2 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सॉरी, ए इज इक्वल टू माइनस जी नहीं है इसका, सॉरी मेरी गलती। इसका एक्सेलरेशन कितना है? इसका एक्सेलरेशन कितना है? +2 यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट? Yes, sir. दैट इज इक्वल टू 2u प्लस 4। कोई दिक्कत है? ये बन गया इक्वेशन 3 और यहां पे था हमारे पास इक्वेशन 2। क्लियर है? कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. हम आ जाते हैं आंसर पे। क्या लिखेंगे? देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन बलून्स इज इक्वल टू कितना हो गया बताइए तो जरा? SB प्लस S2 माइनस S1, है ना? Yes, sir. तो इन दोनों को ऐड करना है, 2 और 3 को ऐड करना है, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो यहां पर U है, यहां पर 2U है, दोनों को ऐड किया 3U बन गया, 3U कैंसिल हो गया, हाँ या ना? Yes, sir. है ना? यहां पे 4 है, यहां पे 4 है, दोनों ऐड हो गया 8 हो गया, है ना? Yes. यहां माइनस G/2 है, इसमें से 9G/2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो प्लस कितना हो गया? ये माइनस G/2 में से माइनस 9G/2 सब्ट्रैक्ट करना है, बेसिकली कितना हो गया? 4G आया। ये आपका आंसर है। ठीक है? कैलकुलेशन अगर डायरेक्ट नहीं हो पा रही है, इन तीनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लो, आराम से आ जाएगा ना भाई? Yes, sir. वो बस यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने शॉर्ट में कैलकुलेशन कर दी। तो बेसिकली डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी ऐसे बन जाते हैं। ठीक है बेटा? आराम से बैठ के एनालिसिस करके। ठीक है बेटा? Yes, sir. सर हाँ बेटा। सर हम्म, माई स्कूल के ऐप में मैथ्स का वीडियो बहुत कम अपलोडेड है सर, 2 ही 3 वीडियो है। बेटा ऑफिस में कॉल करके पूछा है आपने इस बारे में कुछ? सर गौतम दा को मैसेज किए हैं बहुत बार। ठीक है, तो मैं उनसे एक बार पूछ लेता हूँ मैं। ठीक है? यस चलो, ये समझ में आया कि नहीं आया समझ में यहाँ तक? यस Yes, sir. सबको क्लियर है? वाला जो स्टेप लिखे हो एक बार बता दीजिए। देखो, यहां से इस पॉइंट से अगर देखा जाए
तो ये बैलून का डिस्प्लेसमेंट 2 सेकंड में, उसको अगले 1 सेकंड में ये सेकंड बॉल का डिस्प्लेसमेंट। तो सेकंड बॉल का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहां से पूरा यहां तक हुआ ना, Yes, sir. तो कितना हुआ ये SB प्लस S2, और बॉल 1 का डिस्प्लेसमेंट S1 हम निकाल चुके हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये है ना दोनों के बीच का डिस्टेंस, समझ में आई बात। तो आप ऐसे देख लो, ये मैंने येलो से बना दिया ना, इसको मैं पिंक से बनाता हूं तो शायद ज्यादा समझ में आए। यहां जो कैलकुलेट किया है वो ये डिस्टेंस है, यहाँ व्हाइट से जो कैलकुलेट किया वो ये डिस्टेंस है, और ये जो येलो से कैलकुलेट किया वो ये डिस्टेंस है। हमें चाहिए था ब्लैक, तो हमने ऐसे कैलकुलेट निकाल लिया। यही है ना भाई। Yes, sir. अभी भी डाउट है किसी को, ये लास्ट स्टेप कैसा है जो पूछ रहा, समझ में आया उसे, नाम Yes, क्या sir. यार, इसमें ना मैं नाम फॉलो नहीं कर पाता थी, आपका एक बार ब्लिंक होता है यस सर, उस पर गायब हो जाता है, समझ नहीं आता किसने बोला किसने नहीं बोला, और मैं उसको लगातार देख भी नहीं सकता उस साइड वाले विंडो को। नहीं सर, मैं नहीं पूछा। ठीक नहीं, इसलिए कई बार मेरे को बोलना पड़ता है, जिसने पूछा उसको समझ में आया, नाम लेके नहीं बोल पाता, ये बोल रहा हूँ। कॉपी हो गया। सर आप पार्टिसिपेंट लिस्ट खोल के तो देख सकते हैं। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, लेकिन लगातार उसी को ढूंढना देखता रहूंगा मैं, बाकी चीजें भी तो पढ़ानी है। यस सर। आगे बढ़े। Yes, sir. यस सर, हो गया कंप्लीट। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। मैं सीधे सीधे हिंदी में क्वेश्चन समझा दे रहा हूं, ऑल्दो एक चीज बता देता हूं बेटा, एक बहुत सिंपल सी चीज है जिसको आप सब लोग इग्नोर करते हैं। मैं बोल रहा हूं डू नॉट इग्नोर। क्या नहीं इग्नोर करना है, योर रीडिंग स्किल्स। क्यों, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे क्या करने वाला हूं, एक क्वेश्चन का मैंने डायग्राम बना दिया, देखो इसमें ये है, इसमें ये, इसमें ये है, अब सॉल्व करते हैं, राइट है ना। मैं तो ऐसे पढ़ा रहा हूं ना सारे क्वेश्चन आपको अभी। दिस इज ओनली हाफ द टास्क। उसके पहले का आधा टास्क क्या है, जो अंग्रेजी में लिखा हुआ ना गंदी गंदी लैंग्वेज में, उससे डायग्राम तक पहुंचना कि भाई आखिरकार क्वेश्चन बोलना क्या चाहते हैं। ठीक है, पहला काम वो है, और वो ज्यादातर बच्चे उसी में फंस जाते हैं, सॉल्व तो क्या ही करेंगे। तो अपनी रीडिंग स्किल्स को भैया अच्छा रखना, टेक्स्ट बुक पढ़िए, टेक्स्ट बुक्स पढ़िए, क्वेश्चंस खूब सारे पढ़िए। लेट्स से, मतलब ऐसा मैं सजेस्ट करना नहीं चाहता, पर लेट्स से फॉर सम रीजन आप कभी कोई एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं कर पाए, फिर भी आप क्या करोगे ना, उसके क्वेश्चन सारे पढ़ लोगे। क्वेश्चन पढ़ने का मतलब ये नहीं कि रीडिंग मार दी ऊपर, क्वेश्चन पढ़ने का मतलब हर एक क्वेश्चन पढ़ के उसका मीनिंग समझने तो कम से कम पढ़ लेंगे हर एक क्वेश्चन का। ठीक है, ओके बेटा। फॉर सम रीजन लेट्स से किसी टाइम पे आप कभी आपको चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, एग्जाम आने वाला है, या एग्जाम से 2 दिन पहले चैप्टर कंप्लीट हुआ, आप सारे क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, तो कम से कम सारे क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। ठीक है बेटा, Yes. बाद में सॉल्व करना ही है। और टेक्स्ट बुक पढ़िए, कोई ऐसी बुक जिसकी इंग्लिश थोड़ी डिफिकल्ट है। ठीक है, NCERT का तो इंग्लिश बहुत ज्यादा difficult। सर शेक्सपियर है ना, पागल कर देगा। अरे यार शेक्सपियर से क्वेश्चन नहीं आएंगे ना यहाँ पे भाई। मैं आपको क्लास में बोल दूंगा लेफ्ट, ठीक है, अब ये कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आपके एग्जाम में लिखा होगा एलिवेटर, आप लोग सर एलिवेटर क्या होता है, गए? नहीं सर, उतना तो पता है। सर उतना पता है। ये पता है आपको, बट लेट्स से किसी को नहीं पता, ऐसे और भी चीजें हो सकती है ना। लिफ्ट, आप जनरल लाइफ में लिफ्ट वर्ड यूज करते हो, एलिवेटर यूज करते हो? कोई बोलता है अरे यार आज ना एलिवेटर में फंस गया, मैं लाइट चली गई एलिवेटर में फंस गया, किसी को बोलते सुना है? No, sir. नो तो सर। इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया कि हो सकता है किसी को नहीं पता एलिवेटर का मीनिंग लिफ्ट होता है। ठीक है, समझ में आई बात। तो Yes, sir. इन चीजों को थोड़ा सा
मतलब पढ़िएगा। दूसरी चीज ये कि कई बार जबरदस्ती लैंग्वेज को डिफिकल्ट करते हैं, बताता हूँ। 3 साल या 4 साल पहले की बात है, जेई मेन में और जेई एडवांस में क्लास 12 का जो सबसे बड़ा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसका सेम क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन मैंने क्लास में 3 बार करा रखा था, ठीक है। जेई मेन में सारे स्टूडेंट्स करके आ गए और जेई एडवांस में कोई करके नहीं आया, क्योंकि क्वेश्चन सेम था। सर कुछ वर्ड्स का डिफरेंस होगा। सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंस था, यस ठीक है। सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंस था, क्वेश्चन सेम टू सेम था। फिर भी मतलब जेई मेन में सारे बच्चे करके आए, जेई एडवांस में कोई करके नहीं आया। मतलब यार तुम अंग्रेजी पढ़ लो, फिजिक्स क्या पढ़ रहे हो, पहले पहले इंग्लिश पढ़ लो तुम लोग, ठीक है। यस सो उस लेवल पे इंग्लिश नहीं लेके जानी है। अपनी फिजिक्स की टेक्स्ट बुक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स पढ़नी है, मैथ्स बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक्स पढ़नी है, ठीक है। ओके बेटा। यस सर। टेक्स्ट बुक्स के लिए मैं आपको 2 बुक सजेस्ट करूंगा। एक तो HCV है, जिसकी लैंग्वेज बहुत आसान है, ये आपको एक लेवल तक ही लेके जाएगी। और अगर किसी को बहुत एचसी वर्मा सर। हाँ, HC वर्मा, मैंने इनका तो पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं। है सर। हाँ, ये पढ़नी है। दूसरी है रेस्निक हेलिडे। रेस्निक हेलिडे की लैंग्वेज बड़ी अच्छी है, डिफिकल्टी भी है, सटीक भी है, समझ में भी अच्छा आता है जिसको, जो पढ़ लेता है उसको। हालांकि पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि बुक बहुत मोटी है, ठीक है। यस बुक बहुत मोटी है, पढ़ना। क्या हुआ? एनसीईआरटी की बुक में कुछ नहीं होता, समझो बात। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी की बुक बहुत अच्छी है, बायोलॉजी में गॉड है, पर फिजिक्स में एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है, बट उससे कुछ होता रहता नहीं, ठीक है। यस चलो, तो जो भी है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ सिंपल सा, पर आधा काम मैं आपको करके दे रहा हूँ, बताया तो। मेरे पास ये लिफ्ट है जो कि ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है। इसकी हाइट है 12 मीटर, ठीक है। इसकी छत पे एक स्क्रू लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? छोटा सा स्क्रू लगा हुआ, पैनल को होल्ड करते हुए। एंड दिस स्क्रू फॉल्स ऑफ, मतलब ये खुल गया, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? आफ्टर हाउ मेनी seconds will the screw fall on elevator floor? ये मैं क्यों बोल रहा हूं पता है? क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा। ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपने देखा होगा, क्वेश्चन पढ़ते हो समझ नहीं आता, फिर पढ़ते हो फिर समझ नहीं आता, फिर पढ़ते हो फिर समझ नहीं आता। ऐसा होता है कि नहीं होता? यस 3 बार 4 बार पढ़ने का समझ में आता है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2 मिनट होते हैं क्वेश्चन पढ़ने में, एक बार पढ़ते हैं 20 सेकंड में समझ में आ जाता, पर उसको 4 बार पढ़ा तो 2 मिनट में से 1 मिनट 20 सेकंड ऐसे ही चला गया, है ना। यस तो सॉल्व करने के लिए जहां आपको 1 मिनट एंड 40 सेकंड मिलना चाहिए थे, उसकी जगह से 40 सेकंड मिले, सॉल्व हो पाएगा? नो सर। इसलिए क्वेश्चंस पढ़ना की स्पीड बढ़े, इसलिए आपको हमेशा ही डेली कम से कम आधा घंटा 1 घंटा रीडिंग लगानी है, टेक्स्ट की अलग अलग बुक्स से, ठीक है बेटा। यस सर। चलो, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? किसी को कोई मुझे आइडिया देगा? यस बताइए क्या करना चाहिए। सर डिस्टेंस वो तो दिया हुआ एलिवेटर का हाइट 12 मीटर है। इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 है। इनिशियल वेलोसिटी गिवन नहीं भाई, 0 अपने मन से कैसे मान लो? यस सर। ओके सर, तो एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर से जा सर, तो नेट एक्सीलरेशन तो g माइनस से हो जाएगा। गड़बड़ आ गया ना, रट लिए ना। ध्यान दो, जैसे ये स्क्रू खुला वैसे इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया? 10 हो गया भाई, यस सर। यस क्योंकि अब उसके ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है। अब उसके ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी। और कोई फोर्स लग रहा है क्या उसके ऊपर अब? नो सर। और तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा।
तो क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी में वो चीज काम करेगी जो वो, ये एक्सेलरेशन दोनों डिफरेंट चीजें हैं। Yes, sir. ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हुई। क्या करेंगे, हम बोलेंगे लेट से इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, ये हमने अज्यूम किया है क्योंकि इसके बिना इक्वेशन लिख नहीं पाए, है ना। Yes, sir. तो क्या होगा, ये जो स्क्रू है, इस स्क्रू के पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u ही रहेगी क्योंकि इफेक्टिवली ड्रॉप किया गया है। और Yes, इसका sir. एक्सेलरेशन कितना होगा, g, 10 meter. Yes. है ना। और Yes, sir. इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है, और एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकंड 2 meter राइट per second. राइट। Yes, इसलिए sir. मैं क्या बोलूंगा कि ये जो लिफ्ट है, इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसा होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट SL, Yes, sir. और स्क्रू का डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्क्रू SC, और यहां जाके कोलिजन होगा दोनों के बीच में। Yes, sir. तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट इज इक्वल टू 12 प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्क्रू। अच्छा, ये SC होगा ना, है ना। Yes, sir. मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स, अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट आएगा कैसे, मान लेते हैं टाइम t पर ये कोलिजन होता है, टाइम ही निकालना है ना, Yes, sir. टाइम t पे कोलिजन होता है, तो हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट कितना होगा, ut प्लस हाफ इंटू 2t स्क्वायर इज इक्वल टू 12 प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्क्रू कितना होगा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी ऊपर प्लस ले रखा है मैंने, नीचे माइनस ले रखा है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u माइनस, सॉरी ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। Yes, sir. देखिए ऑटोमेटिकली एक बड़ी अच्छी चीज हुई, क्या सर, ut मर गए, u हमें पता नहीं था, हमने माना था, वो कैंसिल हो गया, बहुत बढ़िया बात है ना, सिखाया था ना ये चीज। Yes, sir. दिस इंप्लाइज हाफ g प्लस 2 t स्क्वायर इज इक्वल टू 12, दिस मीन्स t square by 2 into 12 is equal to 12, that means t is equal to √2 seconds। ये आपका आंसर है। Yes. ये आपका चोर पुलिस प्रॉब्लम ही तो है, कुछ अलग है क्या, No, sir. No, चोर sir. पुलिस प्लस बलून दोनों लग गया इसमें, Yes, sir. दोनों. है ना। अभी मैं समझा दूंगा, पर उससे पहले मैं आपको बोलूंगा 2 मिनट खुद से सोचो, एक एक स्टेप को समझने की कोशिश करिए, क्या क्या हुआ है, उसके बाद समझाऊंगा, तब बेटर समझ। ओके सर, ठीक। सर आप अभी बोले कि इनिशियल वेलोसिटी में थोड़ा चेंज आएगा। यार देखो, इसका जस्ट पिछला जो क्वेश्चन किया था आपने, उसमें भी ये बलून 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा था ना, फिर भी आपने बॉल 1 के लिए क्या लिया था, इनिशियल वेलोसिटी u लिया था, और एक्सेलरेशन कितना लिया था, -g लिया था कि नहीं लिया था। इसका एक्सेलरेशन ऐड किया था क्या बॉल 1 के एक्सेलरेशन में, किया था, No, sir. नहीं किया था ना। तो यहां पे आप सही करते हो, और लिफ्ट में जाते ही आप गलत क्यों कर रहे हो वही काम। Yes, sir. समझ में आया, Yes, sir. समझ गए. नहीं जो डाउट पूछ रहा था उसको नहीं समझ में आया, क्या बोल रहा था, हाँ आ गया, ठीक है। और एक बार जो उसको समझ में नहीं आया है, प्लीज 2 मिनट इसको ठीक से एक एक स्टेप को समझने की कोशिश करो अपने से, उसके बाद मैं एक बार और एक्सप्लेन करूंगा, चिंता ना करो।
यस सर ठीक। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे बलून प्रॉब्लम तो आपको बताया, मैंने चोर पुलिस प्रॉब्लम अभी जिन लोगों ने वो क्लास अटेंड नहीं करी थी उनको नहीं बताया। तो बहुत सिंपल सी बात है, चोर पुलिस प्रॉब्लम क्यों कहते हैं? मान लीजिए थी चोर भाग रहा है पीछे से, तो पुलिस पकड़ने की कोशिश कर रही है, तो कब पकड़ाएगा? चोर यहाँ पहुंचा, पुलिस यहाँ पहुंची, है ना, Yes, sir. इनिशियल डिस्टेंस डी है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिस इज इक्वल टू डी प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ थीफ लिखोगे कि नहीं लिखोगे? यस सर। यहाँ पे क्या ना है, ये पुलिस है, ये चोर है, और ये 12 मीटर क्या है? डी है ना? यस सर। Yes, sir. भाई इस तरीके का मोशन 1D का जब कोलिजन का क्वेश्चन आएगा ना, तो सारा का सारा चोर पुलिस प्रॉब्लम ही है। ठीक है, ओके सर। चोर पुलिस करा लो, आदमी बस का पीछा कर रहा है, कुछ भी करा लो ना, फील्डर बॉल के पीछे दौड़ रहा है, सब एक ही है ना? यस। समझ में आया सबको कि गड़बड़ है? Yes, sir. Yes, sir. और क्या कर सकते हैं? तो इसमें बेसिकली बलून प्रॉब्लम के भी कॉन्सेप्ट यूज हो गए, चोर पुलिस के भी कॉन्सेप्ट यूज हो गए, है ना? और इसको हम बाद Yes, sir. सेम, वैसे आपको बताता हूँ, ये आई इरोडोव का क्वेश्चन है। इरोडोव का नाम सुना कभी किसी ने? No. आपने बोला This is considered one of the toughest, not the toughest, but one of the toughest book for JEE preparation. ठीक है, और काफी फेमस बुक है ये, मतलब हमारे टाइम पे तो वो रहता था, अरे इसने इरोडो सॉल्व कर रखी है वे, इस तरीके की बातें होती थी। सर अभी मतलब सबसे टफ बुक नहीं रहा, क्या? अभी सबसे टफ बुक नहीं रहा। अरे बहुत सारी किताबें डिफिकल्ट है, इसमें क्या है, कौन सी ज्यादा डिफिकल्ट? एक आधी बुक आती है जो सिर्फ ओलंपियाड को टारगेट करती है, तो ज्यादा डिफिकल्ट होगी। ठीक है, एक पाथ फाइंडर करके बुक आती है, ठीक है, ये पाथ फाइंडर कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम ही बुक का नाम है। ठीक है, ये आपका ओलंपियाड को टारगेट करती है, तो ये और ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है ना? आगे बढ़े। यस। तो क्वेश्चंस की डिफिकल्टी कैसे बनती है? दो कॉन्सेप्ट को एक ही क्वेश्चन में डाल दो, तीन कॉन्सेप्ट को एक ही क्वेश्चन में डाल दो, चार कॉन्सेप्ट को एक ही क्वेश्चन में डाल दो, क्वेश्चन की डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी, है ना? हाँ, है ना? यस। सो अपना ये सिंपल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला पार्ट हो गया ना? अब हम लोग आज नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, लेकिन नया टॉपिक शुरू करने का मतलब क्या है? ये सब चीजें याद है कि भूल गए? इसको देख के ऐसा तो नहीं लगता कि कल्पना वाज किल्ड है? क्या बात कर, ऐसा तो नहीं लगता? गजनी जैसी तो फील तो नहीं आती ना? ये किस लिए है ये टेबल? ताकि जानने के लिए कि किस सिचुएशन में कौन सी इक्वेशन यूज करनी है, राइट? ये पहले पढ़ चुके हैं, है ना? सो अब हमारा टॉपिक क्या है? चूजिंग करेक्ट इक्वेशन फॉर वेरिएबल एक्सेलरेशन। ध्यान दीजिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हमारे पास तीन इक्वेशन है। कौन कौन सी? v = u + at, s = t + half at square, v = u square + 2as, राइट? वेरिएबल एक्सेलरेशन में हमारे पास इक्वेशन क्या क्या है? फॉर वेरिएबल एक्सेलरेशन हमारे पास इक्वेशंस हैं। पहली इक्वेशन है v = dx/dt या फिर ds/dt। ओके, सबको पता है? यस है ना? दूसरी इक्वेशन क्या है सर? एक्सेलरेशन = dv/dt
dt। ठीक है, तीसरी इक्वेशन क्या है इसके बारे में सोचते हैं। तीसरी इक्वेशन में लिख देता हूं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv बाय ds, या फिर आप इसको v dv बाय dx भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा? सर a equals d square s by dt square लिख सकते हैं? नहीं, उसको आप सॉल्व कैसे करोगे? डबल डिफरेंशिएशन का आप सॉल्व करना आता है क्या? वो नहीं आता ना। डायरेक्ट तो कोई मेथड नहीं है डबल डिफरेंशिएशन का। कैसे करते हो डबल डिफरेंशिएशन? 2 बार डिफरेंशिएट करते हो ना। वो तो बस नोटेशन है कि भैया 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो मिलेगा। ठीक है, बट मैथमेटिकल इक्वेशन जो बेसिक इक्वेशन वो तो यही है ना। Yes. ये तीसरी इक्वेशन कैसे आती है? तीसरी इक्वेशन कैसे आती है बताया। ये जो सेकंड इक्वेशन है, अरे क्या हो रहा है ये जो सेकंड इक्वेशन है, इस सेकंड इक्वेशन को आप काम करो, ऊपर नीचे ds से मल्टीप्लाई करो। कर सकते हो? Yes, sir. फिर इन सर दोनों का सर ds क्या? सर ds स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट भैया, डिस्टेंस तो के लिए कोई इक्वेशन है ही नहीं हमारे पास, भूल जाओ उसको। ओके डिस्टेंस के लिए हमारे पास कोई इक्वेशन ही नहीं है। ओके, x पोजीशन है, s डिस्प्लेसमेंट, dx और ds बराबर होते हैं, पहले ही बात कर चुका, बात कर चुका ना। यस बात किया कि नहीं किया मैंने इस बारे में? देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि 9th क्लास को भी सेम चीज पढ़ाई है और आपको भी सेम चीज पढ़ा रहा हूँ। मुझे कई चीजें कंफ्यूजन है कि उनको क्या पढ़ा है आपको क्या पढ़ा है, क्योंकि हमारी क्लासेस काफी बीच में ब्रेक हो गया ना इसमें, तो मेरी बातों का आंसर दे दिया करो। ठीक है, अब ds बाई dt क्या होता है बेटा? v होता है। आ गया ना ये इक्वेशन? Yes, sir. तो ये वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए 3 इक्वेशन, फटाफट इनको कॉपी कर लो। ये तो वैसे ही वेलोसिटी में कुछ कर सकते हैं जिससे एक्सीलरेशन में आ जाए। बेटा इन 3 से सारे काम हो जाते हैं, तो क्यों फालतू दिमाग लगाए? और कुछ भी अच्छा फॉर्म नहीं बन के आएगा। ये बहुत काम का फॉर्म है, इसलिए इसको याद रखना है। ठीक है बेटा? Yes, sir. ओके, सो हमारे पास ये 3 इक्वेशंस हैं। हमें इन तीनों इक्वेशंस के बेसिस पे दुनिया के कैसा भी वेरिएबल इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा ना, वेरिएबल एक्सेलरेशन का, हम उसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और देखा जाए तो 3 और 2 सेम ही इक्वेशन है, बस ds मल्टीप्लाई कर रखा है ऊपर नीचे, है ना। Yes, sir. बट फिर भी हम इसको अलग से ही ध्यान रखेंगे, अलग से इसका यूज करेंगे। वहां पे भी तो ये थर्ड इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से डिराइव हो ही जाती है ना। Yes, sir. बस दोनों का एरिया लगेगा। थर्ड इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का यूज करके ड्राइव तो कर ही सकते हो। ये बहुत अगर मुश्किल लग रहा है तो यहाँ से टाइम की वैल्यू निकालो, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ और यहाँ आ जाएगा थर्ड इक्वेशन ऑटोमेटिकली। समझ में आया? अगर आप फर्स्ट इक्वेशन से टाइम की वैल्यू निकाल लीजिए v माइनस यू बाई ए, उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ऑटोमेटिकली थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। तो फर्स्ट और सेकंड से थर्ड बन सकती है, यहाँ पे भी सेकंड से थर्ड बन गई, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन याद फिर भी थर्ड अलग से रखनी है। ओके, अब सवाल ये उठता है कि यूज कब किसको किया जाए, है ना। तो देखो, आपको हमेशा जब वेरिएबल एक्सेलरेशन के बारे में बात आएगी तो आपको क्या बोला जाएगा? आपको बोला जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू के टी स्क्वायर, इस तरीके से वेरी कर रहा है, या एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 के एक्स, इस तरीके से वेरी कर रहा है। ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन टाइम की टर्म्स में दे रखा है, एक्सेलरेशन एक्स की टर्म्स में दे रखा है, वेलोसिटी एक्स की टर्म्स में दे रखा है, वेलोसिटी टाइम की टर्म्स में दे रखा है। समझ में आई बात? इस तरीके के रिलेशंस गिवन होंगे बहुत सारे, मतलब
कोई एक रिलेशन गिवन होगा, ठीक है, समझ में आई बात? आपको वो रिलेशन कौन सा गिवन है और क्या पूछा गया है उसको ध्यान में रखते हुए इक्वेशन डिसाइड करनी है। यहां पे भी तो यही करते हैं ना कि क्या गिवन है, क्या पूछा गया है, ये देखकर अपन लोग इक्वेशन डिसाइड करते थे कि नहीं करते थे? यस सर। यही ना करते थे कि मान लीजिए v गिवन है, u गिवन है, t गिवन है, एक्सेलरेशन पूछा गया है, तो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे, ऐसे ही डिसाइड करते थे। वही काम अभी भी है। रिलेशन किसके बीच में गिवन है, क्या पूछा गया है, इनको देखकर अपनी इक्वेशन डिसाइड करेंगे। ओके बेटा, ठीक है। सो हमारी तीन इक्वेशंस क्या क्या है, यहां से कॉपी कर लीजिए। तीन इक्वेशंस ये हैं। यहां से यहां कैसे पहुंचे? ऊपर नीचे ds बाई ds से मल्टीप्लाई किया तो यहां पहुंच गया, है ना। सो ये तीन इक्वेशंस हैं। इन तीन इक्वेशंस का मतलब आप v इज इक्वल टू dx बाई dt भी यूज कर सकते हो, v इज इक्वल टू ds बाई dt भी यूज कर सकते हो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dy बाई dx भी लगा सकते हो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dy बाई ds भी लगा सकते हो। कब कौन सी इक्वेशन यूज करनी है ये हमें समझना है। तो इसको हम सिर्फ इलस्ट्रेशन से ही समझ सकते हैं। पहला वाला इलस्ट्रेशन क्या बोल रहा है कि चूज द अप्रोप्रिएट इक्वेशन इन इफ फॉलोइंग रिलेशंस आर गिवन, ठीक है। इक्वेशंस गिवन है, किसके बीच में रिलेशन गिवन है आपको पता है, और आपको सही इक्वेशन सेलेक्ट करनी है, ठीक है बेटा, है ना। तो क्या करेंगे? पहले वाले में आपको दे रखा x इज इक्वल टू एफ टी, तो आप देखिए इनमें से कौन सी इक्वेशन है जिसमें x और t दोनों आता है। फर्स्ट वाला ही है, और फर्स्ट वाला ही, और तो कोई है ही नहीं। तो यहाँ पे आपके पास ये लिखने के अलावा कोई उपाय ही नहीं है कि v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। दैट्स द ओनली पॉसिबल थिंग दैट यू कैन डू हियर। ओके, यस सर। अगर आपको v इज इक्वल टू एफ टी दे रखा है तो क्या करोगे? वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन गिवन है तो क्या करोगे? सेकंड वन। सेकंड वाली लिखेंगे, देखते हैं। मैं यहां पर अगर मुझसे एक्सेलरेशन पूछा गया है तो मैं बोलूंगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी। लगा सकता हूं कि नहीं लगा सकता? और यस सर। अगर मुझसे डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है या पोजीशन पूछी गई है तो क्या लगाऊंगा? वेलोसिटी इज इक्वल टू ds बाई डी टी। दिस मीन्स ds इज इक्वल टू v dt, ठीक है। यस सर। और उसके बाद इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, है ना। समझ में आई बात? तो सिर्फ क्या गिवन है यही नहीं, क्या पूछा गया ये भी इंपॉर्टेंट है ना। इसमें दो पॉसिबिलिटीज है। ओके बेटा, अगला है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ टी। अब क्या करोगे? दूसरा लगाएंगे फिर इंटीग्रेट करके। कौन सा लगाओगे? दूसरा वाला a ऊपर dv पर। सिर्फ इकलौता यही ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि और कोई इक्वेशन ही नहीं है जिसमें एक्सेलरेशन और टाइम दोनों आए, है क्या? नो नहीं। सर। तो आपका इकलौता ऑप्शन क्या है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाई डी। दैट मीन्स डीवी इज इक्वल टू ए डी टी। उसका दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे एफ टी यहाँ पर, है ना। यस। ठीक है। अगर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ एक्स दे रखा है तो कोई इक्वेशन ढूंढ लीजिए जिसमें एक्सेलरेशन और एक्स दोनों आता, ये वाली है ना, थर्ड वाली है ना। तो क्या लिखोगे? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv बाय dx लिखोगे, क्योंकि यहाँ x दे रखा है, यहाँ पे x यूज करोगे। फिर आप क्या लिखोगे? दिस मीन्स एक्सेलरेशन dx इज इक्वल टू v dv। अब मैं यहाँ पे यहीं पे इंटीग्रेट करना है, बट एक्सेलरेशन की वैल्यू fx है ना, तब आपको समझ में आएगा। दिस इंप्लाइज fx dx इज इक्वल टू v dv इंटीग्रेट। समझ में आई बात?
अब इंटीग्रेशन हो जाएगा ना, बोलो। तो समझ में आ रहा है क्या गिवन है, क्या पूछा गया है। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में तो आपका कोई और उपाय ही नहीं है, एक ही ऑप्शन ही है। सेकंड वाले में दो दो ऑप्शन था, है ना। यस हमेशा देखो कि क्या गिवन है, कौन सा रिलेशन गिवन है, वो रिलेशन पे कौन सी इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो। अगर एक से ज्यादा इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो तो क्या देखोगे, क्या पूछा गया है, वहां तक पहुंचने का रास्ता किस इक्वेशन से मिलेगा। ठीक है बेटा, ठीक है। यस देखो फर्स्ट वाले में आपसे कुछ भी पूछा गया, इसके अलावा आप कुछ कर ही नहीं सकते। कर सकते हो क्या? थर्ड और फोर्थ में कुछ भी पूछा गया हो, आप इसके अलावा और कोई इक्वेशन लगा ही नहीं सकते, है ना। पूछा वाली कुछ भी गया हो, तो इस चीज का ध्यान रखना है। कॉपी कर लो फटाफट। हो गया? सबका कॉपी हो गया? यस सर। सर प्लीज वेट। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो अभी ये जो टॉपिक चल रहा है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ मोशन मंडी में काम नहीं आएगा, हर जगह काम आएगा ना। जहां पे भी आपको मल्टीपल इक्वेशंस पता हो, मल्टीपल रिलेशंस पता हो, वहां पे आप कैसे इक्वेशन सिलेक्ट करते हो, कैसे उनके साथ डील करते हो, यहीं तो सीखोगे। रिकॉर्डिंग हो रही है ना भाई? हाँ, हो रही है। यस सर डन। डन। यस सर। तो आगे बढ़ रहे हैं। इक्वेशन तो वही है, लेकिन आपको गिवन क्या है, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट गिवन है। क्या करोगे? ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों आ रहा है? सर पहला वाला। बस पहला वाला ही है? सर लास्ट वाला भी। पहला और सर लास्ट वाला। फर्स्ट और थर्ड दोनों है, राइट। तो अब डिपेंड करता है आपसे क्या पूछा गया। क्या पूछा गया का मतलब ये नहीं कि टाइम पूछा गया। मतलब अगर आंसर में टाइम चाहिए, आप अगर फाइनल एक्सप्रेशन में आपको टाइम चाहिए या टाइम के साथ किसी का रिलेशन चाहिए, तो आप क्या यूज करोगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू ds by dt. Okay, this means dt is equal to ds by v. This means dt is equal to ds upon v. कितना है? fs है, सम फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है ना। अब आप इसे इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट के साथ डिस्प्लेसमेंट की टर्म आएगी तब ना इंटीग्रेट होगा या डिफरेंशिएट होगा। क्लियर? क्लियर? यस अगर मैं यहाँ पे थर्ड इक्वेशन अगर यूज करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा वो भी बताया था। अगर आंसर में टाइम नहीं चाहिए, क्योंकि टाइम पे बहुत खास नजर रहते हैं हम लोगों की, इसलिए अगर आंसर में टाइम नहीं चाहिए, दूसरी रिलेशन चाहिए, तो क्या देख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv बाय ds. दिस मीन्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v कितना है, fs, ये तो सॉल्व करना ही नहीं है, गिवन है क्वेश्चन में, d ds ऑफ fs, है ना। आप चाहो तो इसको ऐसे शॉर्ट में अभी के लिए लिख सकते हैं, fs इंटू एफ डैश एस। तो आपको इससे क्या मिला, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन मिला। इससे क्या मिला, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में रिलेशन मिला, है ना। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको आंसर में क्या चाहिए, टाइम चाहिए कि नहीं चाहिए, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे इक्वेशन डिसाइड करोगे कौन सी यूज करनी है। ठीक है बेटा,
जैसे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन गिवन है, क्या करोगे? सेकंड और थर्ड लगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv by dt लगा सकते हो। दिस मीन्स fv इज इक्वल टू dv by dt, दैट मीन्स dt इज इक्वल टू dv by fv। अब इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको, तो आपको क्या मिल जाएगा? ये करने के बाद रिलेशन मिल जाएगा बिटवीन v एंड t, ठीक है। वहीं अगर आपको रिलेशन चाहिए एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो क्या करोगे? आप लिखोगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv by ds, दिस implies fv is equal to v dv by ds, this means ds is equal to v dv by fv। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक्सेलरेशन रिलेशन मिल जाएगा। समझ में आई बात? यस सर तो बेसिकली मेरा ये इसमें ये है कि फाइनल रिलेशन क्या मिलने वाला है, शुरुआत में सोचना इतना मेहनत कौन करेगा। हालांकि ये बाद में बिग टाइम आ जाएगा, बट शुरू शुरू में मैं क्या सजेस्ट करता हूँ, इस चीज पे फोकस करो, आंसर में टाइम चाहिए कि नहीं चाहिए। फाइनल जो रिलेशन आ रहा है, देखिए जब भी इसमें कुछ खास कंफ्यूजन नहीं होता है, ठीक है। मेनली इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन होता है कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में दे रखा हो, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में दे रखा हो, तो कौन सा वाला यूज करें। फोकस किस पे करो कि आंसर में टाइम चाहिए या नहीं चाहिए, ऑटोमेटिकली आपकी इक्वेशन सही सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है बेटा। हालांकि एक और चीज बताया था, अगर आप गलत इक्वेशन भी सिलेक्ट कर लेते हो तो आपका क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट सॉल्व हो जाएगा। अगर पहली बार में गलत इक्वेशन भी सिलेक्ट कर ली तो एक बार और मौका देगा क्वेश्चन सही इक्वेशन सिलेक्ट करने का, ठीक है बेटा। यस तो अभी तक सब कुछ क्लियर है सबको? यस सर। किसी को कोई तकलीफ नहीं है? नो सर। आगे बढ़ जाऊं? यस सर। तो क्वेश्चन है ही अपना, कौन सॉल्व करेगा? क्या रिलेशन गिवन है बताइए? सर एज 60 ए इज इक्वल टू 60 गिवन है ना। यस वेरिएबल देखिए, क्योंकि आपका एक्सेलरेशन इक्वल टू 60 गिवन है, सबसे पहले आपको क्या नोट करना है? एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, राइट। दिस मींस न्यूटन्स इक्वेशंस आर नॉट वैलिड। सबसे पहले तो ये शुरुआत में तो यही नोट नहीं कर पाते लोग, न्यूटन्स इक्वेशंस आर नॉट वैलिड। सबसे पहला स्टेप तो ये है, ठीक है बेटा, क्लियर। यस क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, न्यूटन्स इक्वेशंस वैलिड नहीं है, ये अपने आप में एक बड़ा स्टेप है, ओके बेटा। यस यस सर। क्यों कांस्टेंट नहीं है? क्योंकि टाइम पे डिपेंड कर रहा है। टाइम को वैल्यू 0 डालोगे तो एक्सेलरेशन कुछ और आएगा, टाइम की वैल्यू 1 डाल दोगे तो एक्सेलरेशन कुछ और आएगा, टाइम की वैल्यू 2 डाल दोगे तो एक्सेलरेशन कुछ और आ जाएगा, टाइम के लिए √2 डाल दोगे तो एक्सेलरेशन कुछ और आ जाएगा, राइट। तो टाइम पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, न्यूटन्स इक्वेशंस वैलिड नहीं। तो आप क्या करोगे? अब आपको एक्सेलरेशन और टाइम दोनों एक इक्वेशन में है, कौन सा इक्वेशन है ऐसा? सर इक्वल डिग्री बाय dt एक ही इक्वेशन है, एक्सेलरेशन इक्वल टू dv by dt। तो ये इंप्लाइज नहीं है, तो होता ही है, दिस इंप्लाइज, ये आपने सिलेक्ट किया। अब आप यहां क्या करोगे? एक्सेलरेशन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे। अब ध्यान दीजिएगा,
इंटीग्रेट करोगे तो कांस्टेंट आ जाएगा ना, यस सर, उस कांस्टेंट का क्या करें। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं दो मेथड से कराऊंगा, एक बार इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से, एक बार डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसके बाद मैं दो मेथड्स अप्लाई कर दे रहा हूं, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इनडेफिनेट में, इजी पड़ेगा डेफिनेट। इनडेफिनेट का अगर मैं यूज करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, दिस मींस इसको इंटीग्रेट करने क्या आएगा, v आएगा, यस और उसको इंटीग्रेट करने क्या आएगा, 6t² / 2 + c। वैसे तो इसमें एक c1 आएगा, इसमें c2 आएगा, फिर c2 - c1 को c लिखोगे, है ना। हर दोनों इंटीग्रेशन में एक एक c आएगा ना, यस सर, तो फिर c2 में से c1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो नया कांस्टेंट c आ जाएगा, राइट। यस सो ये आपकी मतलब क्या आ गया, वेलोसिटी इज इक्वल टू 3t² + c। ओके, अब c की वैल्यू पता नहीं है ना, c की वैल्यू निकालनी है, अदरवाइज हमारा आंसर आया ही नहीं, है ना। Yes, sir. तो क्या करेंगे, हम बोलेंगे बाउंड्री कंडीशन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, बाउंड्री कंडीशन या गिवन कंडीशन कह लो। बाउंड्री कंडीशन क्या है, इस केस में आपकी बाउंड्री कंडीशन है कि एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट t इज इक्वल टू 0। मतलब क्या है, एट t इज इक्वल टू 0 v इज इक्वल टू 0, है ना। यस सर, तो Yes. ये मैं यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा। क्यों यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं, क्योंकि बोलूंगा देखो कांस्टेंट, ये c अल्टीमेटली कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, पर है तो ये कांस्टेंट ना। इसकी वैल्यू Yes. टाइम t इज इक्वल टू 0 पे जितनी होगी, उतनी ही वैल्यू टाइम t इज इक्वल टू 1 पे होगी, उतनी t इज इक्वल टू 2 पे होगी, उतनी t इज इक्वल टू 10 पे होगी, उतनी t इज इक्वल टू 1 करोड़ पे होगी, उतनी t इज इक्वल टू √2 पे होगी, उतनी t इज इक्वल टू पाई पे होगी। समझ में आई बात। सो मैं किसी भी एक टाइम पर अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं तो वो c की वैल्यू वही रहेगी, ओके, हर टाइम पे। सो मैंने यहां पर बोला इस इक्वेशन में v को 0 डालता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 0 इज इक्वल टू 3 × 0² + c। दैट मींस इस केस में आ गया c इज इक्वल टू 0, ओके। यस सर, देयरफॉर वेलोसिटी v कितना हो गया, 3t², ओके, दैट्स इट। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया, है ना, फर्स्ट पार्ट तो हो गया, राइट। यस सर, सेकंड पार्ट बाद में करेंगे, नेक्स्ट पेज पे करेंगे, क्योंकि इस पेज पे सब कुछ हो नहीं पाएगा। दो मेथड का है ना, एक मेथड से तो पूरा हो जाएगा, दोनों मेथड पूरे नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो यही आंसर मैं सेकंड मेथड से निकाल के लाता हूं। मेथड 2, डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या करोगे, आप बोलोगे इक्वेशन तो यही लगाओगे, यहां तक तो पहुंच ही चुके ना, यस सर, यहां तक तो पहुंच ही चुके हो। तो इसके बाद क्या करोगे, दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन मारोगे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसके आगे वाले स्टेप सोचिए। आप बोलोगे यहां पर वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, टाइम, और यहां पे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, v, है ना। और क्वेश्चन में बाउंड्री कंडीशन कहां गिवन है, गिवन है कि एट t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। मतलब बाउंड्री कंडीशन यही है कि एट t इज इक्वल टू 0 v इज इक्वल टू 0, राइट, है ना। यस, तो हम बोलेंगे इसका मतलब ये हुआ, इस पे लिमिट कैसे लगाएंगे, यहां जो भी लिमिट लिखेंगे वो टाइम t पे आएगा, और यहां पे जो भी लिमिट लिखेंगे वो v पे आएगा, है ना। यस सर, तो मैं बोलूंगा t इज इक्वल टू 0 पे v 0 है, यस सर, टाइम जनरल टाइम t पर v कितना है ये हमें निकालना है ना। यस सर, सो अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो dv का इंटीग्रेशन कितना आएगा, v आएगा। यस सर, कहां से कहां लगाओगे लिमिट, 0 से लेकर v तक,
इज इक्वल टू 60 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा 3t स्क्वायर। इस पे भी लिमिट कहाँ लगाओगे 0 से लेके t तक, है ना? समझ में आई बात? तो इसमें क्या करोगे v की जगह अपर लिमिट डालोगे, अपर लिमिट v है, माइनस v की जगह लोअर लिमिट डालोगे 0 इज इक्वल टू 3 टाइम्स t की जगह अपर लिमिट डालोगे t स्क्वायर रह जाएगा, माइनस t की जगह लोअर लिमिट डालोगे तो 0 आ जाएगा। दैट मीन्स v कितना आ गया 3t स्क्वायर। कौन सा आसान है? सर दोनों इजी है। दोनों इजी, बट पहले वाले में क्या लिखना पड़ता है, वन ज्यादा है। पहले वाले में कुछ कुछ लिखना पड़ता है, t इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 0, देयरफॉर सब्स्टिट्यूट करो, दैट मींस c की वैल्यू इतनी है, फिर c की वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करके अपनी रिलेशन लिखो, है ना? यस सर। 2-3 स्टेप्स फालतू में लगते हैं, मन नहीं करता लिखने में, है ना? समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ये अभी तक आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ है क्वेश्चन का। हमने बेसिकली क्या है, अभी तक एक्सेलरेशन को एक बार इंटीग्रेट किया है, वेलोसिटी निकाली, है ना? यस आगे बढ़े। आगे बढ़ूं? यस यस सर। तो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा नहीं, अभी तो आगे सॉल्व करना ना उसे। सो हम क्या बोलेंगे, हमें क्या मिला है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 3t स्क्वायर मिला है, और कुछ मिला है क्या? नहीं मिला। हम इसको फिर से सॉल्व करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया सर? इसका मतलब हो गया, मुझे चाहिए क्या? अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t, मतलब मुझे डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में रिलेशन चाहिए। तो वेलोसिटी और t के बीच में गिवन है, यहां से डिस्प्लेसमेंट लाना है और टाइम को भी रखना है। क्या करोगे, कौन सी इक्वेशन लगाओगे? v equals ds by दिस इंप्लाइज ds by dt इज इक्वल टू 3t स्क्वायर, है ना? दिस मीन्स ds इज इक्वल टू 3t स्क्वायर dt। ओके, yes इसके बाद फिर से दो मेथड है। मेथड 1, इसमें क्या करेंगे, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन लगाएंगे। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3t स्क्वायर dt। दैट मीन्स इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ds का इंटीग्रेशन s होगा, yes 3t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब होगा, yes प्लस c। इंटीग्रेशन तो कर लोगे ना, 3 बाहर आएगा, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t टू पावर 3/3 प्लस c आया। अब c की वैल्यू निकालनी है ना? तो यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन क्या लिखेंगे, क्वेश्चन में गिवन है क्या? क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। बोला गया क्या? कुछ नहीं बोला गया ना? क्या लगाएंगे बाउंड्री कंडीशन, देखेंगे। बाउंड्री कंडीशन मैं यहां बता रहा हूं, बाय डेफिनेशन एट t is equal to 0 displacement is equal to 0। yes डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। t is equal to 0 में फाइनल पोजीशन इज सेम एज इनिशियल पोजीशन। सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या, 0 आएगा। ओके, तो बाय डेफिनेशन एट t is equal to 0 डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0 है, विच मींस आपका 0 इज इक्वल टू 0 प्लस c। दैट मीन्स फिर से c कितना आ गया, 0 आ गया। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इज सिंपली t क्यूब। देखो इसमें कांस्टेंट की वैल्यू आ नहीं रही, मैंने जो क्वेश्चन दिए हैं उतने आसान दिए हैं कि कांस्टेंट की वैल्यू बार बार 0 आ जा रही है, पर क्वेश्चन ऐसा फ्रेम किया जा सकता है हमेशा जिसमें कांस्टेंट की वैल्यू 0 ना आए। ओके बेटा, सर अभी अगर रेस्ट से तो वेलोसिटी से जा रहा होता तो हाँ। c 0 हाँ, इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट 0 देने के बजाय कुछ और देता तो क्या करते, या बोलता इनिशियल वेलोसिटी पता ही नहीं उसने, मतलब हमने मेजर करी थी उसकी वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे और आई थी 10 मीटर पर सेकंड, तुम क्या करते,
यहाँ पर t को 1 डालते, v को 10 डालते, है ना, यस है ना। यहाँ पे क्या करते, t इज इक्वल टू 1 पे v पता है, तो यहाँ पे t, यहाँ पे लिमिट 1 लगाए थे, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड लगाए थे। ठीक है बेटा, चलो इसको सॉल्व करते हैं मेथड 2 से। मेथड 2 क्या कहता है भाई, डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसमें बोलोगे इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3t स्क्वायर dt। यहां तक तो हम पहुंच चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन लिमिट लगाना है। लिमिट क्या बोलेंगे, t इज इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, टाइम t पे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो मतलब क्या आ जाएगा, s माइनस 0 इज इक्वल टू t क्यूब माइनस 0, दैट मीन्स s इज इक्वल टू t क्यूब। आया कि नहीं आया? यस सर। तो ये आपका प्रॉपर मेथड हुआ इंटीग्रेशन करके एक बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन, एक्सेलरेशन टाइम के टर्म्स में दे रखा है, dv, दो इक्वेशन लगाई है, कौन कौन सी, dv by dt इज इक्वल टू एक्सेलरेशन एंड ds by dt इज इक्वल टू वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू डाली ds by dt, पिछली बार क्या किया था, एक्सेलरेशन की वैल्यू डाली थी। अच्छा ठीक है, मतलब हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं dv by dt इज इक्वल टू 60, उल्टा लिखा हमने, समझ रहे हो बात को? कोई दिक्कत? कॉपी कर लो। हो गया? देखो अब मैं डेफिनेट इंडिफिनिट अलग अलग नहीं करूंगा, मैं हर बार जहां तक हो सकेगा डेफिनेट ही यूज करूंगा। ओके बेटा? एक चीज ज्यादा आसान होता है वैल्यू पुट करना। हाँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार इंडिफिनिट में कॉन्सेप्ट है कि हमें वो सी की वैल्यू पता नहीं है, हम बाउंड्री कंडीशन का यूज करके वो सी की वैल्यू निकाल रहे हैं। इंडिफिनिट में क्या है, हम वही काम कर रहे हैं पर पता नहीं चल रहा हमें कि हम कर क्या रहे हैं आखिरकार, है ना। बस लिमिट बिठा दी, सब ट्रैक के आंसर आ गए, है ना। यस आगे बढ़ूं? यस सर, एक क्वेश्चन भेजेंगे। अभी खत्म कर लेते हैं ना इसको। ओके ये नेटवर्क का आज कुछ ज्यादा इश्यू है क्या? सर, तो इशू है, मैथ्स क्लास में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, बहुत सारे बच्चा लोग का आवाज ही नहीं जा रहा। इस क्लास को भी यस सर, अभी थोड़ा ठीक है। ठीक है, नहीं यहाँ पे भी कुछ बच्चे मैसेज करके चले गए कि सर आई विल वॉच द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस क्लास। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या दे रखा है क्वेश्चन में, अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, चलो बढ़िया बात है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन इज गिवन बाय a इज इक्वल टू v। ओके, फाइंड द पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, है ना। गिवन दैट एट t इज इक्वल टू 0, पोजीशन भी 0 है और वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है ना। तो शुरुआत कहां से होगी सर? शुरुआत होगी ये लिखने से कि एक्सेलरेशन की वैल्यू वेलोसिटी के बराबर है। ओके बेटा, फिर इसके बाद आप सिलेक्ट करोगे कौन सी इक्वेशन चाहिए, है ना। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन कितनी इक्वेशन आता है, दो इक्वेशन आता है, कौन कौन सा, पहला वाला और तीसरा वाला। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv dt से, और दूसरा, चलो दूसरा मान लो जो भी है, एक्सेलरेशन इक्वल टू dv by dt से मिलता है, और दूसरा एक्सेलरेशन इक्वल टू v dv by ds से मिलता है ना। दोनों में से कौन सा यूज करना चाहिए? यस सर। मैं बोलूंगा यूज करना चाहिए टाइम में, टाइम चाहिए ना आंसर में, पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए ना बेटा। यस सर, तो फिर पोजीशन भी तो निकालना। हाँ तो कोई बात नहीं, मैंने आपको क्या बोला, फोकस किस पे करो, टाइम है कि नहीं है, टाइम पूछा गया कि नहीं पूछा गया, इस पे फोकस करो, ये बोला ना मैंने। यही बोला ना, तो उसी चीज को फॉलो करो। तो हमें क्या करेंगे यहाँ पे, दिस मीन्स dv by dt इज इक्वल टू v,
दैट मीन्स dv बाई v इज इक्वल टू dt। ठीक है, इंटीग्रेट कर देते हैं। हमें पता है कि t इज इक्वल टू 0 पे v कितना है, 1 है। t इज इक्वल टू 0 पे v है 1, टाइम t पे वेलोसिटी v निकाल लेते हैं। ln v माइनस ln 1, यही आएगा ना। 1 बाई v का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln v। Yes. तो ln v अपर लिमिट माइनस ln 1 लोअर लिमिट इज इक्वल टू t माइनस 0। दिस मीन्स अब ln 1 होता कितना है, 1 का लॉग कितना होता है, 0 होता है ना। Yes. दिस मीन्स ln v इज इक्वल टू t। अब ln v होता क्या है, दिस अब क्योंकि आप बच्चे हो इसलिए बता रहा हूँ, वैसे आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हो v इज इक्वल टू e टू पावर t। क्यों, वो मैं यहाँ साइड में बता देता हूँ। ln v का मतलब क्या होता है, log ऑफ v टू द बेस e, मतलब क्या हुआ, e टू पावर t इक्वल्स टू v, है ना। Yes, sir. लेकिन क्या हमें आंसर ये चाहिए था, नहीं सर, हमें आंसर ये नहीं चाहिए था। हमें आंसर क्या चाहिए था, हमें आंसर में चाहिए पोजीशन और टाइम के बीच में रिलेशन। कोई बात नहीं, वेलोसिटी और टाइम के बीच में आ गया ना, तो हम लिखेंगे इसका मतलब ये हो गया कि ds बाई dt इज इक्वल टू e टू पावर t, ds इज इक्वल टू e टू पावर t dt। ओके ओके बेटा, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। क्या बोलेंगे, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट कितना है। अच्छा, x के बारे में बात कर रहे हैं, हम s क्यों लिख रहे हैं। Sir, ds by t इज इक्वल टू 0 पे x कितना है, 0 है। टाइम t पर हमें x चाहिए, मतलब क्या हो गया, x माइनस 0 इज इक्वल टू e टू पावर t का इंटीग्रेशन e टू पावर t रहेगा। ये आपका आंसर हो गया, समझ में आई बात, है ना। yes. देखो मैंने आपको कहा था कि अगर आप गलती से पहली इक्वेशन सही नहीं भी सिलेक्ट करते हो तब भी आपको बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। तो आप ही में से कोई मुझे कह रहा है सर मैं एक्सप्रेशन को v dy बाई dx लिखना पसंद करूंगा, ठीक है लिखते हैं, बस ध्यान रखना यहाँ पे x के बारे में बात कर रहा है इसलिए आप भी x लिखिए, s मत लिखिए। ओके, सो हमने लिखा क्या, एक्सेलरेशन v था, इसका मतलब मैंने यूज कर लिया इस बार, अच्छा नीचे करता हूँ, साइड में नहीं करता, इसका मतलब मैं यूज कर रहा हूँ v dv बाय dx इज इक्वल टू v। ठीक है, दिस मीन्स v और v कैंसिल हो गए, तो क्या बचा, dv इज इक्वल टू dx, राइट, आया ना, आया कि नहीं आया। Yes. अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन में लिमिट कैसे डालेंगे, देखो जब x 0 है उस वक्त v 1 है, राइट। Yes, sir. तो x 0 v 1, नॉर्मल x पे वेलोसिटी v मान लेते हैं, क्या बचा, v माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 0, आया ना। Yes. दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू x प्लस 1। अब मेरे को वेलोसिटी और x के बीच में रिलेशन चाहिए, रिलेशन गिवन पता है ना, और आंसर में क्या चाहिए, टाइम। तो अब मैं क्या बोलूंगा, दिस मीन्स dx बाई dt इज इक्वल टू x प्लस 1। ओके बेटा, ओके Yes. ठीक है। अब Yes. लगाते हैं लिमिट, t इज इक्वल टू 0 पे x कितना है, 0 है, टाइम t पर x चाहिए। अब dx अपॉन x प्लस 1 का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, देखो यार 1 बाय x प्लस 1 का इंटीग्रेशन आपको आता है, ये ax प्लस b की फॉर्म में ही है ना, a भी 1 है b भी 1 है ना। Sir, u by v में ये सिंपली हो जाएगा ln x प्लस 1, कहां से कहां तक, 0 टू x,
इज इक्वल टू टी माइनस 0। कोई दिक्कत? सर ln x plus 1 कैसा है? देखो भाई, अरे यार, हाँ, ये पीपीटी बंद हो गई। ठीक है, काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से करेंगे। ऐसे भी टाइम खत्म हो चुका है, काफ़ी लोग क्लास कर भी नहीं पा रहे हैं और पीपीटी मेरी बंद हो गई, ऑन करने में फिर से 10 मिनट लग जाएगा, 10 मिनट नहीं 5 मिनट लग ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको बता दूंगा, फिर से करते हैं। ठीक है, वैसे आप खुद से ट्राई करिए कैसे हुआ। उसको ax प्लस बी की फॉर्म में लिखे ना, f ऑफ ax प्लस बी का फॉर्मूला पता है ना आपको? क्या होता है? 1/a कैपिटल F ऑफ ax प्लस बी था, है ना? वही लगाया था, ट्राई कर लीजिएगा, खुद से ट्राई करिएगा एक बार, नहीं तो अगली क्लास में तो बताऊंगा ही। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।